गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपना चल रहा था हृदय विज्ञान टॉपिक है ना। आज की क्लास में पहले ना अपन थोड़ा पुरानी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला था। तो सबसे पहले ये था, एक स्टूडेंट ने बोला था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का है ना, जो वो वाटर का रिटेंशन करता है। तो बात तो सही है उसकी भी, लेकिन इसका अभी मेरे को एक बुक में तो मेरे को मिला है प्रोजेस्टेरोन का, और एक बुक में एस्ट्रोजन का है। तो एक बार डीसी दत्ता से मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा, फिर बताऊंगा इसमें। ठीक है। जब तक नहीं बताता तब तक तो अपने जो नोट्स में लिख रखा है वही मानने होगा, है ना। वैसे प्रोजेस्टेरोन भी वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है। क्योंकि वेट गेन जो होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, वो प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है। जब वो ल्यूटियल फेज चल रही होती ना, या सिक्रिटरी फेज, दोनों का वैसे बता रहा हूँ, तो उस दौरान जो है वेट गेन होता है फीमेल का। मेंस्ट्रुएशन के दौरान तो वेट कम होता है, ब्लीडिंग वगैरह होने के कारण, कमजोरी आने के कारण। लेकिन जब ल्यूटियल फेज चल रही होती है तो उनका जो है वेट बढ़ता है। तो वो प्रोजेस्टेरोन के कारण ही बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि प्रोजेस्टेरोन आंसर हो सकता है इसका। बाकी एक बार चेक करेंगे। ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, पेल्विक फ्लोर की ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस, तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो वाली। एक सेकेंड। ये चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है पेल्विक फ्लोर वाला। ठीक है। सबसे पहला तो ये था इसमें ऑब्स्ट्रक्टिकल इंपॉर्टेंस में, एडेप्टेशन ऑफ फीटल हेड इन पेल्विस ड्यूरिंग लेबर। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया था, पर आज करता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन। इसका क्या रीजन है, ये क्या बताया गया है कि जब लेबर होता है ना, तो बच्चा पेल्विस में एंगेजमेंट होती है उसके पेल्विस में जाके, और उसका हेड जो है एकदम स्टडी हो जाता है। ठीक है। तो अगर वहां पर कोई मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होगी, केवल बोनी स्ट्रक्चर होगी, तो उससे क्या हो सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो पेल्विक फ्लोर है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना होता है। तो ये अपने अंदर एडजस्टमेंट करता है, एडेप्टेशन करता है, ताकि फीटल हेड जो है आसानी से पेल्विस में सेट हो सके और आसानी से डिलीवरी हो सके। ठीक है। तो पहली ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस तो ये होगी। दूसरा, इवेल्युएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द पेल्विस ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिकल इवेल्युएशन। क्या होता है कि लेबर के दौरान, जब सेकेंड स्टेज चल रही होती है लेबर की, तो उस दौरान क्या है, चेक फुल फुल डायलेशन होने के बाद, सर्विक्स का पूरा डायलेशन होने के बाद जो है नकल से चेक किया जाता है। चेक क्या किया जाता है कि भाई जो अपने दोनों इस्चल स्पाइन है दोनों साइड के, उसके बीच प्रॉपर गैप है कि नहीं, बच्चा जो है हेड आसानी से डिलीवर हो सकता है कि नहीं। तो वो चेक करने को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल इवेल्युएशन। ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिकल इवेल्युएशन में अगर पेल्विस की जो चौड़ाई है वो प्रॉपर आ रही है, तो अपन क्या कहते हैं कि हाँ अब बच्चा डिलीवर हो सकता है। और कोई अगर नैरो है किसी की पेल्विस, तो उसमें क्या होगा, फिर अपन को या तो एलएससीएस करना पड़ेगा, या फिर जो भी है इक्विपमेंट्स के थ्रू, चाहे वेंटोस डिलीवरी, चाहे वैक्यूम डिलीवरी बोलो, चाहे फोर्सेप डिलीवरी बोलो, वो करानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये दूसरे का मतलब ये है कि ऑब्स्टेट्रिकल इवेल्युएशन यानी अपन चेक करते हैं दोनों स्पाइंस के बीच में कितना स्पेस है। ठीक है। वो प्रॉपर है कि नहीं, बच्चा डिलीवर हो सकता है कि नहीं। तो ये है यहाँ पे। फिर एंगल्ड कॉन्जुगेट इवेल्युएटेड बाय पीवी एग्जामिनेशन, कि पीवी एग्जामिनेशन के द्वारा जो अंदर जितने भी हैं जैसे स्पाइंस वगैरह हैं, ठीक है, जो एंगल्स बन रहे हैं किसके बीच, प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये सेक्रम के प्रोमोन्ट्री के बीच, या प्यूबिक सिम्फाइसिस और सेक्रम के बीच, या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस और कोकिक्स के बीच जो एंजुगेट एंगल बन रहा है, उसको प्रॉपर चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। क्योंकि कईयों के क्या होता है कि जो ये अपनी रीढ़ की हड्डी है, ये वर्टिब्री मानना, ठीक है, ये आगे जाके यूं उनके क्या होता है, कोकिक्स ऐसे अंदर की ओर इन्वर्टेड होती है। तो इन्वर्टेड होने के कारण बच्चे को डिलीवर होने में आसानी नहीं होती है, बच्चे को जो है इंजरी हो सकती है। तो वो सब चेक करने के लिए जो है एंगल कॉन्जुगेट चेक करते हैं। ठीक है। फिर साइज ऑफ सब प्यूबिक आर्च, कि जो सब प्यूबिक आर्च है उसकी साइज चेक करते हैं प्रॉपर है या नहीं। ठीक है। मेनली तो ये चार ही जो हैं वो ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाकी दो तो क्या है इसके फंक्शंस में आ जाता है एक तरह से, कि भाई ये वेट ट्रांसफर का काम करता है, और जो पेल्विक ऑर्गन है उसको सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
तो ये जो है ये एडिशनल चीजें हैं, बाकी मेन तो ये 4 ही काम है इसके ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस के। ये मैंने वापस इसलिए बताया क्योंकि ये 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ये तो हो गई अपनी शरीर विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, स्त्री शरीर विजन से रिलेटेड। अब अपन आज का टॉपिक करेंगे। उससे पहले एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। जो अपन ने रज विज्ञान में पढ़ा था ना, रजस्वला चर्या, तो उसके कुछ चीज मैंने कही थी आपको, मेरे को कुछ पता लगता है तो मैं बताऊंगा। तो इसका ज्यादा कुछ मेरे को पता नहीं लगा, मैंने बात भी की सबसे। तो एक तो ये कि भाई बिना टूटे बर्तन में हाथ में लेकर खाने को, ये इसका तो कोई रीजन नहीं पता। योनि प्रक्षालन का यहाँ पे मेरे को पता लगा है कि योनि प्रक्षालन से मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल हाइजीन तो आपको रखनी है, ठीक है। योनि प्रक्षालन नहीं करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ साफ सफाई नहीं रखनी है वहां पे, ठीक है। योनि प्रक्षालन का मतलब है प्रोसीजर्स है। कोई जैसे पंचकर्म वगैरह का कोई प्रोसीजर चल रहा है जिसमें अपन को योनि प्रक्षालन करना है किसी क्वाथ वगैरह इससे, तो वो जो प्रोसेस है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान या रजस्वला रज प्रवृत्ति के दौरान, रजय काल के दौरान नहीं करना चाहिए। समझ में आया? योनि प्रक्षालन न करे से मतलब ये है कि यहाँ पे साफ सफाई से रिलेटेड नहीं है ये रिलेटेड है प्रोसीजर से, ठीक है। कि जैसे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें योनि प्रक्षालन योनि धावन वगैरह कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर में जो है रजय काल के दौरान नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब प्रक्षालन वगैरह करते हैं तो जो आर्तव है, आर्तव को अपन क्या मानते हैं, वेस्ट मटेरियल है, तो ब्लडी वो अंदर वापस जाएगा योनि प्रदेश में, तो वहां पे जाके खराब होगा। खराब होने से फिर वहां पे विकृति उत्पन्न करेगा, इन्फेक्शन करेगा, सेप्सिस करेगा। इसलिए जो है यहाँ पर योनि प्रक्षालन को जो है यहाँ पे नहीं करने का बोला गया है। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का, इसका भी मैंने रीजन आपको बताया था कि आर्तव जो होता है वो पित्तज प्रकृति का होता है, तो इसलिए एक तो ये रीजन मान सकते हैं कि इससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में डिस्टरबेंस हो सकता है। और एक चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का यूज भी बोला गया है। अगर अपन मॉडर्न कोरिलेट करें तो जितनी स्त्री सादा रहे इस दौरान उतना ज्यादा अच्छा रहता है, उतना ज्यादा हाइजीनिक रहता है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स का प्रयोग न करें, इससे रिलेटेड ये बात कही गई है। और तेज चलना, अधिक बोलना, अधिक परिश्रम करना, ये फिजिकल वर्क की है। ब्लीडिंग हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि कमजोरी आने की संभावना रहेगी। और पहले के जमाने की मैं आपको बता ही चुका कि लेडीज जैसे सारे मसाले वगैरह सब खुद ही कूटा करती थी, ठीक है। अनाज भी खुद ही पीसा करती थी। तो ये सारे इतने फिजिकल वर्क करने के कारण जो है, अब ब्लीडिंग हो रही है तो उनको कमजोरी या बीमारी हो सकती थी कोई सी, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे कहे 3 दिन तक उनके रहने खाने की पृथक व्यवस्था का इसलिए कहा गया होगा क्योंकि आर्तव जो होता है उसको अशुद्ध मान जाता है कि स्त्री अशुद्ध होती है उस दौरान, तो इसलिए भी शायद उनको थोड़ा डिस्टेंस में या डिफरेंस में रखने का जो है बोला गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ये अपने क्या होगी, रजस्वला चर्या के दौरान जो है मैंने बताया था आपको समझाने का। अब कुछ पूछूं मैं आपसे? शुद्ध आर्तव का स्वरूप बताओ, किसको पता है? हम्म, ठीक है। और कुछ याद है? बिल्कुल। एक इसमें आता है, न तो बहुत ज्यादा होता है न बहुत कम होता है, न वाति बहु न अत्यल्पम आर्तवम, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बताया था कि जैसे कपड़े पे जब उसको लगाते हैं, रक्त को डालते हैं, आर्तव को डालते हैं, और फिर उसके बाद उसको धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, तो दाग नहीं रहता, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। हालांकि आप केवल चरक का भी लिख दोगे तो भी नंबर उतने ही मिलने हैं, पर सुश्रुत का भी पीजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, ठीक है। अच्छा, आर्तव का प्रमाण क्या है? 4 अंजलि, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को ये बताओ, रजस्राव की क्रिया आयुर्वेद के अनुसार क्या है? रजस्राव की क्रिया, मेंस्ट्रुएशन जो अपन मॉडर्न में पढ़ते हैं, मॉडर्न में मेंस्ट्रुएशन तो क्या है कि एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होना। आयुर्वेद ने क्या बोला है इसके लिए? माँ से नोपचितम काले वाला श्लोक है जिसका,
बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आयुर्वेद का ऋतु चक्र है उसकी 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, नाम बताओ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताओ जो मीनार की है, अभी तो अच्छा, अभी तो पढ़ेंगे अपन साइन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये अपन अब पढ़ेंगे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब तक जो है आपको मैंने सारा बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब अपन करते हैं आज मॉडर्न पूरा, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना रजय विज्ञान, आज कंप्लीट करना है। अब चाहे उसमें 6 बजे, चाहे 6:30 बजे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ क्लास लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो बीच में बोल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानने से पहले अपन प्यूबर्टी के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज प्यूबर्टी? तो प्यूबर्टी इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्यूबर्टी जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो है क्रमिक विकास। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब क्रमिक विकास, क्रम से जो विकास होता है वो है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि जो है बच्चे से जवान हो रहे हैं, बस ये है इसका मतलब। ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मेल्स में जो है 12 से 16 वर्ष और फीमेल्स में 10 से 16 वर्ष। ये साइन तो आपको पता ही होगा, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ के आए हो मेंडलिज्म वगैरह इनमें, तो ये हो गया। फिर साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये है 5 कार्डिनल साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। तो पहला है थैलार्की, ये अपन बात कर ही चुके थे पहले, थैलार्की मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, फिर दूसरा है एंडार्की, एंड्रार्की क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर्स। फिर प्यूबार्की, प्यूबार्की मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स। फिर इंक्रीज इन हाइट, तो है जो हाइट का भी डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के दौरान, हाइट एकदम इंक्रीज होने लगती है। फिर मीनार्की, मीनार्की मतलब द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में कि राइट द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ प्यूबर्टी या राइट द साइंस ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, इस तरह से आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर कॉमन डिसऑर्डर प्यूबर्टी का क्या हो सकता है, अपन सोचते हैं पहले, या तो प्यूबर्टी समय से पहले आ जाए, या प्यूबर्टी समय के बाद आ जाए, या प्यूबर्टी के दौरान जो है मेंस्ट्रुएशन वाला जो है वो एबनॉर्मलिटी और मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह किसी तरह की कोई जो है प्रॉब्लम हो गई हो। तो यही यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले प्रीशियस प्यूबर्टी, प्रीशियस प्यूबर्टी क्या है कि इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो 8 साल की एज से पहले, और मेंसेस जो है वो 10 साल की एज से पहले पहले आ जाता है। नॉर्मल अपन ने क्या देखा था, 10 साल से 16 साल जो है मतलब मीनार्की की जो एज होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होने की एज होती है। तो प्रीसियस प्यूबर्टी कब होगी, 10 साल से पहले तो उसके मेंसेस आ गए, और 8 साल की एज से पहले पहले उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लग गए। दूसरी डिलेड प्यूबर्टी, जो मैंने बाद वाली बताई है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 13-14 साल की एज तक भी अपीयर नहीं हुए, और 16 साल की होगी फिर भी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है, उस बच्चे के क्या है, डिलेड प्यूबर्टी है। ठीक है, फिर आता है तीसरा मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, कि भाई जो है अलग से मेनोरेजिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, मेनोमेट्रोरेजिया हो गया, या कुछ भी इस तरह के ओलिगोमेनोरिया हो गया, इस तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो सब मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी में आ गई। अदर्स में क्या आएगा, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया उसके, कि भाई यूटीआई वगैरह हो गया, या फिर कोई वेजाइनाइटिस जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गए, या नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म मतलब कोई कैंसरस वृद्धि वगैरह कुछ हो गई। ठीक है, सेल्स की। फिर तीसरा आता है हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म क्या है, अनवांटेड मेल पैटर्न लाइक हेयर ग्रोथ ऑन वुमेन्स फेस, चेस्ट एंड बैक, कि जो है वुमन के जो है छाती पर या फिर बालों वो फेस पर या फिर बैक पर जो है मेल पैटर्न से बाल आना, जैसे दाढ़ी मूछ आना किसी के, तो वो एक एबनॉर्मलिटी है, उसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म, यानी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का उसमें दिखाई देना। ठीक है, आवाज का भारी होना, ये सब चीजें वो सब हिर्सुटिज्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्यूबर्टी के बारे में अपन ने बात कर ली। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े? इसमें अपने एक ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर, साइन ऑफ प्यूबर्टी, और ज्यादा कुछ आया नहीं है। अब अपन बात करें प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन इज विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। विजिबल मैनिफेस्टेशन मतलब इसमें ब्लीडिंग अपन को दिखाई देती है, विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग माने इसमें जो यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे वो साइक्लिक हो रही है, मतलब हर महीने रिपीट हो रही है, और फिजियोलॉजिकल है, यानी इसमें कोई भी पैथोलॉजिक कारण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की जो ब्लीडिंग है क्यों हो रही है, ड्यू टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम फॉलोइंग
इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन्स मेनली थ्रू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस यानी एचपीओ एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या है कि एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग है। ये ब्लीडिंग क्यों होती है? एंडोमेट्रियम के शेड ऑफ होने के कारण। इसमें कौन योगदान करता है? हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? एचपीओ एक्सिस के हॉर्मोन्स। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन कितनी होती है? 4 से 5 दिन। कई जगह आपको 1 से 5 दिन मिलेगा, कई जगह 4 से 5 दिन, कई जगह 2 से 7 दिन। अलग अलग बुक जो है इस बारे में अलग अलग बात करती है। अपन को क्या लेना है? 4 से 5 दिन या 3 से 5 दिन आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस तो 20 to 80 ml तक लॉस होता है, जिसमें ऑन एन एवरेज 35 ml जो है लॉस होता है एक बार के मेंस्ट्रुएशन में। टोटल है जो 5-6 दिन टोटल जो ब्लीडिंग होती है ना उसके बारे में बताया यहाँ पे। टोटल ब्लड लॉस अकर्स इन फर्स्ट 2 days। इसमें भी जब अपने पैड काउंट करते हैं तो फर्स्ट डे जैसे 3 पैड यूज कर लिए, सेकंड डे 2, थर्ड डे 1, फिर उसके बाद एकदम यूज जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से होता है ना। तो अधिकतर मैक्सिमम ब्लीडिंग जैसे मान लो किसी के 40 ml ब्लीडिंग हुई, उसमें से मैक्सिमम लगभग 30 से 35 ml ब्लीडिंग तो शुरुआती 2 दिन में ही हो जाती है। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो स्टार्टिंग के 2 दिन में है जो मैक्सिमम ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, मिनार्की अकर्स बिटवीन 11 to 15 years of age विद एन मीन ऑफ 13 years। कि मिनार्की जो है मेनली जो है 13 साल की एज में आती है और 11 से 15 इसकी एज हो सकती है। साइकिल रिपीट्स इन एवरी 28 days। एक ल्यूनार साइकिल होती है जो 28 दिन में रिपीट होती है। ठीक है, वंस द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स इट्स कंटिन्यूज साइक्लिकली ऑन इंटरवल ऑफ 21 to 35 days। ये मैंने बताया था ना 28 ± 7 कि भाई 21 से 35 दिन तक कुछ भी हो सकता है ये इंटरवल। ठीक है, 1 ईयर में लगभग 13 मेंसेस आते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है? 15 से 45 वर्ष। तो उसमें टोटल 30 साल होते हैं। 30 साल में ऑलमोस्ट 400 मेंसेस जो है एक लेडी फेस करती है, एक लेडी देखती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मैथमेटिकल चीज बताई है, याद करो तो ठीक है, नहीं तो इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं। मेन यहाँ इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है। देखो इसमें क्या क्या याद रखना है? विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। तीसरी बात क्या होती है? क्यों होती है? क्योंकि शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम टूट के गिरती है। और चौथी चीज इसमें हॉर्मोन्स का इंटरप्ले होता है। कौन से हॉर्मोन्स? एचपीओ एक्सिस के। ठीक है, ये 4 चीजें आपको मेंस्ट्रुएशन की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन में आनी चाहिए। 4 से 5 दिन होती है, 20 से 80 ml इसकी ऑन एन एवरेज 35 ml एवरेज ब्लड लॉस होता है इसमें। एचपीओ एक्सिस क्या है? तो एच से हाइपोथैलेमस, पी से एंटीरियर पिट्यूटरी और ओ से ओवरी। हाइपोथैलेमस से जो है जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनमें से भी अपना मेन योगदान जो है गायनी में क्या आता है? एफएसएच और एलएच की बात करते हैं, तो इसका काम है यहाँ पे। फिर ये किस पे काम करते हैं? ओवरी पे, और ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इनके बारे में डिटेल से बात जब हार्मोन रेगुलेशन पढ़ेंगे अभी तब करेंगे। अभी तो क्या जानना है आपको कि एचपीओ एक्सिस मतलब एच क्या है? हाइपोथैलेमस है, पी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ओ से ओवरी है। एच यानी हाइपोथैलेमस से जो है जीएनआरएच सिक्रीट होता है, और पी पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच होते हैं जिनको गोनेडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ओवरी से होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो मेरे को बता दो, थोड़ी स्पीड स्लो करूं। ठीक है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रखा है? क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंसेस, कि नॉर्मल मेंसेस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एचपीओ एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड एक्टिवली। ये एचपीओ एक्सिस में ये नहीं कि भाई आपके जो है ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हाइपोथैलेमस से प्रॉपर जीएनआरएस सिक्रीट नहीं हो पा रहा। मतलब जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए ना हॉर्मोन्स की सबकी, वो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू ओवेरियन हॉर्मोन्स, कि एंडोमेट्रियम जो है जैसे ही ओवरी का हॉर्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो इशारा करते हैं कि भाई अब तेरे को शेड ऑफ होना है, तो वो होना शुरू कर देने चाहिए। बस उसको रेस्पॉन्स टाइम पे करने चाहिए। ये नहीं कि वो जैसे होता है ना अपने कोई नाटक वगैरह चल रहा है
उसमें हीरो को चाकू लगने वाला है, अब पीछे वाला चाकू मारे जा रहा है, अब नकली चाकू को रियल चाकू तो लगा नहीं रहा, लेकिन हीरो क्या है, उसको फील ही नहीं हो रहा कि मेरा चाकू लग रहा है, वो खड़ा है यूं क्यों। तो वैसा ही है, ऐसा ऐसा नहीं कि इर्रेस्पॉन्सिव हो, कि वो ध्यान ही ना दे, मतलब जैसे ही एंडोमेट्रियम पे काम करे ना हार्मोन, तुरंत उसका एक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। फिर ओवरफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए पैसेज, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। फिर आता है टर्म यूमेनोरिया। यूमेनोरिया क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड यूमेनोरिया, ठीक है। ये हो गई यूमेनोरिया की डेफिनेशन। फिर अब दो कंडीशन आती है, एक तो वेजाइनल एजेनेसिस और वेजाइनल एट्रेशिया। अगर ये दो कंडीशन किसी में कॉन्जेनिटल प्रेजेंट होती है तो उसको क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया होता है। क्रिप्टोमेनोरिया मतलब उसके जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है क्रिप्टोमेनोरिया। अब वेजाइनल एजेनेसिस क्या है, ए जेनेसिस, जेनेसिस मतलब निर्माण होना, ए लग गया तो मतलब निर्माण नहीं होना, तो जिसमें वेजाइना का डेवलपमेंट नहीं होता। अब ये क्या, कैसे आप समझोगे कि अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ना फीमेल के, वो बनते हैं मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना का अपर पार्ट, ये जो है मुलेरियन डक्ट से विकसित होते हैं। अगर मुलेरियन डक्ट में किसी प्रकार की जो है एबनॉर्मलिटी है, किसी प्रकार की जो है डिफेक्ट है, तो क्या होता है, जो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना है वो बन नहीं पाता है, तो उसी को बोला लैक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि इसमें वेजाइना का प्रॉपर डेवलपमेंट या निर्माण नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं वेजाइनल एजेनेसिस। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मुलेरियन डक्ट जो है, मुलार डक्ट जो है, उसमें किसी प्रकार का डैमेज या फिर किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है। दूसरी वेजाइनल एट्रेजिया। एट्रेजिया बोलते हैं जिसमें क्या है कि नष्ट हो गया हो। इसमें होता है वेजाइना का लोअर पार्ट, कि लोअर वेजाइना जो है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें जो है फाइब्रोटिक टिश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लो, एक सेकंड में, बॉस डायग्राम अच्छे बनाते हैं, पर क्या है, बॉस का फोन खराब है, ठीक है। ये अपने जैसे यूट्रस है, ये सर्विक्स पार्ट है, ये वेजाइनल पार्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है एक्सटर्नल जेनाइटल्स आ जाते हैं पूरे, ठीक है। तो इसमें ये मान लो एक्सटर्नल जेनाइटल्स के जस्ट पास वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वेजाइना का जो ये भाग है लोअर पार्ट, इसका फॉर्मेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, इसकी जगह फाइब्रोइड टिश्यू आ गए। अब टिश्यू आ गए तो एक जगह बंद हो गई ना, एकदम ब्लॉक हो गई, तो इसलिए यहाँ पे बोला है ये वेजाइनल एट्रेशिया है, ठीक है, एट्रेशिया। तो इसमें मतलब क्या होती है कि वेजाइना की ओपनिंग नहीं होती है, क्योंकि फाइब्रोटिक टिश्यू कारण वो बंद हो गया है, यहाँ पे लोअर जो पार्ट है उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में क्रिप्टो एमिनोरिया होता है। क्रिप्टोमेनोरिया मतलब क्या होता है, यूटेरल जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ तो होती है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। जो गर्ल है, जो फीमेल है, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन अंदर जो है वो कंटिन्यू एंडोमेट्रियम प्रॉपरली शेड ऑफ होती है, यानी सब कुछ सही है, बस जो है अपने मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल नहीं पा रहा बाहर, तो वो क्रिप्टोमेनोरिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, ठीक है। और अपन को नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है मेंसेस के लिए, मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन क्या है, साइकिल कितने दिन की होती है, एचपीओ एक्सिस क्या है, ये सब अपन ने अभी तक देख लिया, ठीक है। इन केस of normal menstrual cycle, two cyclic changes occurs simultaneously. Two cycles occurs simultaneously in normal menstruation. ठीक है, कौन कौन सी, पहली ओवेरियन साइकिल और दूसरी यूटेराइन या एंडोमेट्रियल साइकिल, ठीक है। तो ये दो साइकिल एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ चलती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की, कि ओवेरियन साइकिल क्या है भाई, ओवरी में क्या चेंजेस होता है पूरे महीने में, वो क्या होता है, ओवेरियन साइकिल होता है, ठीक है। ओवेरियन साइकिल हैज मेनली 3 फेजेस। ओवेरियन साइकिल की 3 फेज होती है, और वैसी मेंस्ट्रुअल जो यूटेराइन साइकिल है उसकी भी 3 फेजेस होती है। तो ओवेरियन वाली 3 फेजेस क्या है, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन, और ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होती है ओवेरियन साइकिल की, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉलिक्यूलर फेज की। ये 14 दिन की होती है, जो वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब जैसे अपन ने 21 से 35 दिन की जो पढ़ी है ना, वो इंटरमेंस्ट्रुअल इंटरवल, तो ये जो चेंज हुआ है ऑन एन एवरेज 28 दिन का होता है। ये जो चेंज हुआ है 28 से 21 या 35 का, वो डिपेंड करता है फॉलिक्यूलर फेज पर। ये जितनी छोटी होगी
उतना कम टाइम लेगा, ये जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा डिले होगा, ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसलिए यहाँ पे इसको वेरिएबल कहा गया है, ठीक है। वेरिएबल मतलब ये जो है मेनली तो 14 दिन की होती है नॉर्मली, और इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। फॉलिकुलर काउंट, जो गेस्टेशन का 20वां हफ्ता होता है, फीमेल जो भ्रूण होता है या फीमेल जो गर्भ होता है उसका, तो उस वक्त 7 मिलियन यानी 70 लाख जो है इसमें फॉलिकल्स होती हैं प्रेजेंट। बर्थ के टाइम पे वो सिर्फ 2 मिलियन रह जाती है, यानी 20 लाख रह जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम वो 4 लाख रह जाती है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आफ्टर मीनोपोज 10,000 से भी कम जो है फॉलिकल्स शेष रहती हैं, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर काउंट हो गया। ओवेरियन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मेनली 3 फेजेस है जिनको पांच उसमें डिवाइड किया गया है। पहला रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल, कि भाई जैसे होता है ना, अपन कुछ काम करना है, जैसे मेरे को कोई कंपाइलेशन बनवाना है आप लोगों से, तो मैं क्या है काम आप लोगों में बांटूंगा कि हाँ भाई ये काम तुम करना, ये काम फलाना करना, ये काम ढेनका करना, ठीक है। तो मतलब मैं बांट रहा हूँ काम, तो अपन को मैंने क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्रूट किया किसी काम के लिए कि भाई तुम्हें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे लिखना है, तुम्हें किस पे लिखना है, लेबर पे लिखना है, तुम्हें किस पे लिखना है, एपीएच पे लिखना है, तुम्हें पीपीएच पे लिखना है, ठीक है। तो मतलब मैंने रिक्रूट किया। तो ऐसे ही जो फॉलिकल्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल जिनको मैच्योर होना है, मैच्योरिटी के लिए। उसमें से भी क्या है फिर आगे जैसे क्लास हुई तो क्लास में एक मॉनिटर भी होना चाहिए, तो सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल एंड इट्स मैच्योरेशन, इन जो फॉलिकल्स हैं उनमें से एक फॉलिकल और सेलेक्ट की जाती है जिसको जो है मैच्योर होना होता है, जो डोमिनेंट होती है इन सब में। ये दोनों चीजें तो किसमें आती है, फॉलिकुलर फेज में। अब फुली मैच्योर्ड होने के बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन, फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओव्यूलेशन के डेब्रीज होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल का जो डिस्ट्रॉयड पार्ट होता है, उससे क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, और फिर डिमिनिश ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। डिमिनिश कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये दोनों किस में आती है, ल्यूटियल फेज में आती है, ठीक है। तो ये ओवेरियन साइकिल की जो है पांचों फेजों के बारे में जो है 5 पॉइंट में बताया है, और पांचों क्या तीनों फेजों के बारे में। अब अपने फॉलिकुलर फेज शुरू से देखते हैं क्या है, विद फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलिकल। मैंने बताया था कि कई फॉलिकल्स को जो है एक साथ रिक्रूट करते हैं, जैसे कि कहीं सिलेक्शन होता है ना किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो अपने क्या होती है एक लिस्ट, पहली लिस्ट जारी होती है, उसमें फिर कुछ को वेट लिस्ट में डाल देते हैं और कुछ फिर सेकंड लिस्ट जारी होती है, ठीक है। फिर सेकंड लिस्ट वालों को तो परमानेंट जॉब मिल जाती है और एक वेटिंग लिस्ट अलग से होती है। अगर कोई फर्स्ट लिस्ट में नहीं रहता है एब्सेंट, जो सिलेक्शन वाली लिस्ट पे, तो वेटिंग लिस्ट वालों में से उसको लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स को जो है अपन ने रिक्रूट कर लिया, उसमें से फिर सेलेक्ट किया डोमिनेंट फॉलिकल का। डोमिनेंट फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है एफएसएच हार्मोन के कारण, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। जैसे इस हार्मोन इस पे काम करेगा, ये क्या होगी, मैच्योर होने लगेगी तेजी से। तो डोमिनेंट फॉलिकल ग्रोस फास्टर। ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन, सॉरी कहाँ गए, हाँ। तो ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्यों, क्योंकि जब अपन ग्रेफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, इंटरनल थीका सेल्स, उनसे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन शुरू हो गया। अब ये एस्ट्रोजन क्या होगा, एफएसएच को तो सप्रेस करेगा और एलएच को स्टिमुलेट करेगा। एलएच क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो एलएच का सिक्रीशन ये बढ़ाएगा और एफएसएच को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ तक। तो रिक्रूटमेंट हुआ, फिर एक डोमिनेंट फॉलिकल ले ली, फिर उसका जो है एफएसएच द्वारा डेवलपमेंट हुआ, मैच्योरेशन हुआ। मैच्योरेशन होने के बाद एस्ट्रोजन रिलीज किया उसने, ठीक है। अब जब वो फेलोपिन जो ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर्ड फॉलिकल है, वो फुली मैच्योर हो चुकी है, कब होती है वो, जब एलएस सर्ज होता है। एलएस सर्ज कब होता है, जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बिल्कुल मिड में, यानी 14वें दिन, ठीक है। 14वें दिन एलएस सर्ज हुआ। अब ये एलएच जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल पे काम करता है और उसको जो है रप्चर कर देता है, ठीक है। एलएस सर्ज के कारण जो है ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है, इससे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो सेकंड फेज ओव्यूलेशन भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ओव्यूलेशन से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है और एक तरफ रप्चर्ड पीसेस ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल होता है, ठीक है। अब ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया अपन को बात। जो रप्चर्ड पार्ट है वो अलग हो गया। फिर क्या होता है, ल्यूटियल फेज आती है। ये 15 से 28 दिन की होती है, ड्यूरेशन इसकी 14 दिन की होती है, ठीक है। ये एक कांस्टेंट और फिक्स फेज है,
जस्ट बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि अगले मेंस्ट्रुएशन से पहले की जो साइकिल, वो जो फेज होती है उसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। अब अपन ने देखा कि ये जो रप्चर्ड पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल थे, इनसे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम अपन सब जानते हैं किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, और एस्ट्रोजन का, तो इन दोनों का सिक्रेशन करता है। अब प्रोजेस्टेरोन जो है इसमें, ये होता है टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, जो यूटेराइन में कॉन्ट्रेक्शंस को होने नहीं देता, ठीक है, यूट्रस को जो है स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है, उसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होने देता, उसको टोकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। और टोकोलाइटिक एजेंट होने के कारण ही प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी मेंटेन कर पाता है इसलिए, ठीक है। तो ये टोकोलाइटिक एजेंट है, ये क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट कर दिया। फिर अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फ्यूचर होगा, या तो भाई ओवम जो था अपना वो, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फिर फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम वेनेरम में। और 3 महीने यानी 12 हफ्ते तक, जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाएगा, तब तक वो बना रहेगा। फिर उसके बाद जो हार्मोन जो सिक्रीट ये कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्लेसेंटा करेगा। तो ये तो कंडीशन कब है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर नहीं हुआ तो आपने पढ़ा ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है और फिर बाद में डिसअपियर हो जाता है 28वें दिन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर होता है। तो एक बार ओवेरियन साइकिल फिर से समझा देता हूँ, फिर अपन क्लास रिजॉइन करके यूटेराइन साइकिल करेंगे। ओवेरियन साइकिल में क्या हुआ, सबसे पहले आती है फोलिकुलर फेज, नाम से पता लग रहा है फोलिकल डेवलपमेंट होगा। वो कैसे होगा कि सबसे पहले कुछ फोलिकल्स को रिक्रूट किया गया, रिक्रूटमेंट ऑफ सम फोलिकल्स, ठीक है। उनमें से फिर एक डोमिनेंट फोलिकल को सेलेक्ट किया गया, वो डोमिनेंट फोलिकल भी सेलेक्ट होगी भाई। फिर उस पे जो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम किया और वो तेजी से ग्रो होने लगी। तेजी से ग्रो होकर वो ग्राफियन फोलिकल में बदल गई। ग्राफियन फोलिकल में थीका इंटरना सेल होती है, जिससे इस्ट्रोजन का सिक्रीशन हुआ। अब ये इस्ट्रोजन क्या करता है, एफएसएच को तो करता है कम, और एलएच का करता है सर्ज, यानी उसको बढ़ाता है। एलएच सर्ज होने के कारण क्या होता है कि ये ग्राफियन फोलिकल फटती है, ठीक है, ब्रस्ट होती है। इसके ब्रस्ट होने से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ ग्राफियन फोलिकल के रप्चर्ड पीसेस होते हैं। अब क्या होता है, ल्यूटियल फेज आती है तीसरी। ल्यूटियल फेज कब क्या करती है, इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है कि जो रप्चर्ड पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल थे वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदलते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है आगे सिक्रीशन करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, ठीक है। ये हो गया सिक्रीशन की बात। फिर अपन देखते हैं कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलता है और बाद में 28वें दिन डिसअपियर हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस ल्यूटियम वेनेरम में कन्वर्ट होता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम वेनेरम जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह डेवलप नहीं होता, कब तक नहीं होता, 12 हफ्ते यानी 3 महीने, ठीक है। तो 3 महीने तक ये मेंटेन रहता है, रिमेन रहता है कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद गायब होता है, ठीक है। तो ये अपनी हो गई ओवेरियन साइकिल। समझ में आई ओवेरियन साइकिल? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो वापस ज्वाइन करते हैं।